हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल हिंदी एग्जाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास 12 के हिंदी का यह प्रश्न आदिकाल अथवा वीरगाथा काल के प्रमुख काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर हम अथवा है इसलिए हम वीरगाथा काल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति का परिचय देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा वीडियो। तो ये स्टार्ट करते हैं ये उत्तर। वीरगाथा काल की परिस्थितियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है यह काल राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का युग रहा। तो वीरगाथा काल की जब परिस्थितियों का जब अध्ययन करते हैं तो हमें ये स्पष्ट होता है कि इस काल में राजनीतिक राजनीतिक लड़ाई झगड़े ज़्यादा हुए हैं, उथल पुथल का युग रहा है। सबल केंद्र सत्ता के अभाव में समझ छोटे छोटे रजवाड़ों में बढ़ गया था। बड़ा बड़ा जो केंद्र था, राज्यों का केंद्र था, वो टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था। देसी नरेश आपस में ही लड़ लड़ कर अपनी शक्ति को छीन कर रहे थे। जर जोरू और जमीन को प्राय लड़ाई झगड़ों का कारण माना जा रहा था। वीरगाथा काल में यह बात पूरी घटित हो रही थी। सत्ता सत्ता के विस्तार के लिए तथा किसी सुंदरी की प्राप्ति के लिए आए दिन युद्ध का नगाड़ा बजता रहता था। तो वीरगाथा काल का जब अध्ययन करते हैं तो यह हमें पता चलता है कि ये राजनीतिक उथल पुथल का युग था। आगे देखते हैं। इस काल के अधिकांश कवि जो थे वो चारा या भाट थे। तो चारा या भाट एक जात होता था उस समय। तो इस काल के जितने अधिकांश कवि थे वो चारा या भाट थे, जो राजश्रय में रहकर आशक्तियुक्त पूर्ण रचनाओं के माध्यम से या तो आशदाताओं का यशगान करते थे, मतलब राजाओं के साथ रह करके या तो राजाओं की शान में कविताएं या कविताएं किया करते थे। उनके उन उसमें क्योंकि वो उस पे आश्रित थे, आश्रदाता थे। और अथवा जनता में युद्ध का उन्माद जगाते थे। जनता को युद्ध के लिए उत्सुकता जगाते थे, क्या ही कार्य करते थे। इन परिस्थिति में उत्पन्न वीर गाथा काव्य में जो प्रवृत्ति उभर कर आई है, इसी प्रकार के वीरगाथा की प्रधानता वीरगाथा प्रधानता काव्य में वीरगाथाओं की प्रधानता है। तो उस समय के जो कवि थे, या तो वो राजा के शान में कविताएं करते थे या युद्ध के लिए लोगों को उत्सुकता जगाते थे, वीरगाथा काव्य लिखते थे ताकि उनकी प्रवृत्ति उभर करके आए और वो अच्छे से युद्ध में भाग ले सके। इस तरह के काव्य उस समय रची जाती थी। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि इस युग का कवि राजश्रित था, अतः वह अपने आशदाताओं का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से अप्रामाणिक वीर नायक के रूप में करता था। वो अपने जो राजा थे उसका वर्णन जो है वो किसी मतलब बढ़ा चढ़ा कर करता था। अतिशयोक्ति का अर्थ बढ़ा चढ़ा के इस ढंग से उसको एक वीर नायक के रूप में करता था। आगे देखेंगे। खमान रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो आदि ग्रंथ में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसी भी वीरगाथा परक रचना का नायक कोई साधारण पात्र नहीं है। तो किसी भी वीरगाथा परक रचना का नायक कोई साधारण पात्र नहीं है। आगे देखते हैं। वीर रस की प्रधानता, ये एक पॉइंट हुआ। बीसल देव रासों के अतिरिक्त प्राय सभी वीर गाथाओं काव्य में वीर रस की प्रधानता थी। रासो ग्रंथ के अतिरिक्त इस काल में जो अन्य रचनाएं लिखी गई वे भी इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं था। तो उसमें जितनी भी रचनाएं लिखी जा रही थी वो सब वीर रस के कवि के गीत हुआ करते थे, कविताएं हुआ करती थी। अनेक जैन सबल काव्य में तथा विद्यापति जैसे श्रृंगारिक और भक्त कवि की रचना में वीर रस की प्रधानता उपलब्ध होती है। तो विद्यापति जैसे भी जो श्रृंगारिक कवि थे उनके भी भक्ति काव्य की रचना में भी वीर रस की प्रधानता उपलब्ध होती है। तो उस समय का ऐसा समय था कि सारे जो जो भी कविताएं लिखी जा रही थी वो इसी तरह की कविताएं लिखी जा रही थी। आगे देखेंगे। विद्यापति कृति लता इसका मुख्य उदाहरण है। इस ग्रंथ में विद्यापति ने राजा कृति सिंह के यश और
पराक्रम का वर्णन किया है। तो इस ग्रंथ में विद्यापति ने राजा के वीर साहस का वर्णन कविता में किया है। आगे देखते हैं। श्रृंगार रस, ये पॉइंट 2 हो जाएगा। वीर गाथा काव्य में श्रृंगार रस की प्रवृत्ति भी थी, लेकिन श्रृंगार रस का चित्रण जहाँ कभी कहीं भी हुआ है वो वीर रस के साहस रस के रूप में हुआ है, सहायक के रूप में हुआ। जैसे वीर रस की प्रधानता उस समय की कविताओं में देखने को मिलती थी, लेकिन जहाँ भी इस तरह की वीर रस या श्रृंगार रस की जो प्रधानता दिखती है वो एक वीर रस के सहायक रस के रूप में मिलती थी। दरबारी कवि अपने आशादाताओं के हृदय में युद्ध का उन्माद बनाए रखने के लिए, युद्ध के लिए उनके अंदर पावर एनर्जी बनाए रखने के लिए वो प्रायः सुंदरी किसी अन्य राज्य की सुंदरी यानी कि राज्य की कन्या के नक्शिक का ऐसा सौंदर्य का ऐसा मादक चित्र उपस्थित करते थे कि राजा उस सुंदरी को पाने के लिए आतुर हो उठते थे। तो उस समय जो कविता भी इस तरह से राजा करते थे, जिससे राजा तो थे किसी दूसरे राज्य की कन्याओं के बारे में, जिससे राजा तो जो सुनते थे वो उस सुंदरी को पाने के लिए आतुर हो जाते थे, और यह आतुरता अनिवार्य रूप से युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनकर उपस्थित होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल के ग्रंथ में श्रृंगार रस का स्वतंत्र रूप से चित्रण नहीं हुआ है, अपितु वीर रस के सहयोगी रस के रूप में चित्रण हुआ है। यह श्रृंगारिक रस वीर रस के को सहयोगी के रूप में प्रस्तुत यहाँ किया जाता था। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता क्या थी? वीरगाथा काल में संपूर्ण देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, अतः इस काल के कवियों में भी राष्ट्रीयता की कोई व्यापक भाव दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि छोटे छोटे राज्य में बढ़ गया था और कोई भी उसमें राष्ट्रीयता की भावना दिखाई नहीं दे रही थी। इस काल के कवियों की राष्ट्रीयता अपने आशदाताओं की सीमाओं तक ही सीमित थी। इस टाइम के जो भी कवि थे वो राजाओं को खुश करने में ही लगे रहते थे, और उनकी जो बाहर की दुनिया थी वो राष्ट्रीयता प्रेम उस तरह से नहीं थी। उनकी दृष्टि में बाहरी आक्रमणकारी और अपने समवर्ती राज्यों में कोई भेद नहीं था। उसमें उनकी दृष्टि में बाहरी जो आक्रमणकारी जो थे, बाहर के जो आक्रमण कर रहे थे, अपने समीप के राजा में कोई भेद नहीं था। वो लोग कुछ अंतर कर ही नहीं रहे थे। अपने पड़ोसी राज्य से बदला लेने के लिए उस समय राजा बाहरी शक्तियों का सहयोग लेने में नहीं संकुचते थे। तो उस समय बाहरी शक्ति का भी प्रयोग लेते थे अपनी लड़ाई के लिए, ये नहीं सोचते थे कि वो हमारा पड़ोसी राज्य है। इस तरह का उस समय का वातावरण माहौल था। आगे देखेंगे। अजमेर पर आक्रमण होने की स्थिति में जयपुर वाले चैन की नींद सोते थे। अजमेर पर आक्रमण हो रहा, लेकिन जयपुर वाले आराम से थे, और दिल्ली पर आक्रमण होने की स्थिति में अन्य समवर्ती राज्य भी राजा निश्चित बने रहते थे। उन्हें उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती थी कि हमारे पड़ोसी राज्य में इस तरह के मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आक्रमण हो रहा है, उन्हें इस तरह की कोई चिंता नहीं होती थी। यह संकुचित राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति वीरगाथा काव्य में प्रतिफलित होती दिखाई जा सकती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। वीरगाथा काल के कवि दरबारों में रह करके जीवन व्यतीत करते थे, अतः वे अपने आशदाताओं के वंश, वीरता तथा वैभव आदि का वर्णन अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर करते। इस युग के कवियों का उद्देश्य धनोपार्जन था, यशोपार्जन नहीं, यानी कि धन को पाना था, यश को पाना नहीं, और अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वे अपने आशदाताओं यानी कि राजाओं को दैवी गुणों से मंडित करने में भी संकोच नहीं करते। यही कारण है कि वीरगाथा के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में वास्तविकता की खोज निकालना भी कठिन हो जाता है। इसी तरह अगर हम वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखते भी हैं तो उसमें वास्तविकता की खोज निकालना कठिन हो जाता है। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक का अभाव
ऐतिहासिकता का अभाव वीरगाथा काल के काव्य में ऐतिहासिकता का अभाव पर्याप्त मात्रा में देखा जाता है। यहाँ ऐतिहासिकता का अभाव देखा जाता है। संपूर्ण वीरगाथा साहित्य किसी न किसी प्रख्यात ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, लेकिन इन ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन की घटना इतनी अधिक काल्पनिकता लिए हुए है कि वास्तविकता का पता ही नहीं लगता। ठीक है, इस तरह के उस समय के जो भी वीर थे उनमें कितनी काल्पनिकता है कि उसमें सही वीर मतलब सही वीरता का पता नहीं लग सकता, क्योंकि उस समय जो राजा जो कवि थे वो हर राजा की वीरता को बढ़ा चढ़ा करके स्पष्ट करते थे। तो आगे देखेंगे तो इसका उदाहरण हम देखेंगे क्या। उदाहरण के लिए हम पृथ्वीराज रासो में पृथ्वी राज्य का ऐसे ऐसे राजाओं के साथ युद्ध वर्णित किया गया है जो पृथ्वी राज के जन्म से पूर्व के हैं अथवा मृत्यु के बाद के। तो जब पृथ्वी राज रासों का ही हम देखेंगे तो उनमें ऐसे ऐसे राजाओं के साथ युद्ध का वर्णन है जो उनके पैदा होने से पहले और मृत्यु के बाद का है। सभी वीरगाथा काव्य में ये ऐतिहासिक विसंगतियाँ उपलब्ध होती है। तो इसी तरह की जितनी भी वीरगाथा काव्य हम देखेंगे, कविता देखेंगे, उसे में इस तरह के ही ऐतिहासिक विसंगतियाँ उपलब्ध होती है। आगे देख, रासो ग्रंथ का बहुल्य वीरता काल का चरित काव्य में रासो ग्रंथ के अधिकता है। इस काल की प्रमुख काव्य कृति खुमान रासो, पृथ्वी रासो, प्रमाल रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो इस प्रवृत्ति का साक्षी है। ठीक है, आगे देखेंगे भाषा के विविध रूप वीरगाथा काल के काव्य में भाषा के विविध रूपों को दर्शाता है। इस युद्ध में रचित कवियों में अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल, मैथिली तथा खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप से दर्शन होते हैं। तो इस समय जो भी कविताएं लिखी जा रही थी कि वीरगाथा काल में, तो इसमें आपको अपभ्रंश भाषा, डिंगल, पिंगल, मैथिली तथा खड़ी बोली को प्रारंभ रूप से यहाँ देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे विविध अलंकार एवं शब्दों का प्रयोग। वीरगाथा काव्य में अपने समय में प्रचलित प्राय सभी अलंकारों का एवं छंदों का प्रयोग मिलता है। वीरगाथा काव्य में उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, अनुरुक्ति प्रकाश, विप्सा आदि अर्थ अलंकार तथा शब्द अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोहा, त्रोटक, छप्पई, तोमर, गाहा, अरिलिल, पदरिका आदि वीरगाथा काल के प्रमुख छंद हैं। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।